आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपके सामान्य अध्ययन पीवाई की तांडव सीरीज नंबर 8 में हाजिर हूँ आपके साथ सीधा पेपर वाले सवालों के साथ। तो बिना किसी देरी के आज के सवाल जवाब की करते हैं शुरुआत। तो आप भी छोटा सा काम कर दीजिए, एक बार अपनी इस क्लास को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि सबकी तैयारी शानदार लेवल पर पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको बताने चले स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप सबके सामने। लिखा निम्नलिखित देशों में से किसमें फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था? ये इस प्रश्न का उत्तर देना, जहां पर आप विकल्प देख पा रहे होंगे कि रूस लिखा, जर्मनी, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया लिखा गया है स्टूडेंट। मैं दो बातें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये सवाल 2018 का है। 2018 वाला जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसका उत्तर था रूस, लेकिन अब ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका चाहिए आपको अपडेट, वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यहां पर नोट कर लीजिए, 18 के बाद बच्चों हर 4 साल के बाद ये आयोजन किया जाता है। तो 18 के बाद ये कब हुआ था? वर्ष 2022 में हुआ बच्चों, वर्ष 2022 में हुआ। वर्ष 2022 जो फीफा कप हुआ था कहाँ हुआ था बच्चों? कतर में हुआ था। कतर आप लोग जानते होंगे, कतर दोहा, एक कतर में इसका आयोजन किया गया था। अब अगला कब होगा? 2026 में होगा बच्चों। ये 2026 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 बच्चों ये संयुक्त रूप से किया जाएगा, यानी संयुक्त रूप से ये 3 देश इसे करने वाले, संयुक्त रूप से इसे आयोजित करेंगे। कौन? एक तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका करेगा। मैक्सिको, मैक्सिको मैक्सिको और कनाडा, ये बच्चों मिलकर के संयुक्त रूप से 2026 का जो फीफा विश्व कप है उसका ये लोग क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर अब ये रहेगा काम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए सब लोग। यहां पर लिखा है कि मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ? एक बात यहां बताता चलूं बच्चों, जो ये पेपर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कब का पेपर सर करा रहे हैं, तो ये हम जरा यहाँ पे नोट कर देते हैं। एक्चुअली ये जो पेपर है आज वाला बच्चों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का पेपर है। लेकिन बच्चों इसका जो एग्जाम हुआ था, इसका जो एग्जाम हुआ तो 15 दिसंबर को, और सन था 2018। ये वही पेपर आज हम आपको हल करा रहे हैं। ये आपका दूसरा सवाल अब हम करेंगे। तो मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था? तो जो बच्चों मई 2018 में हुआ था तब तो 223 सीटों का एक साथ हुआ था, एक सीट का बाद में, तो 223 सीटों का हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे 18/5/23 फिर से वहां नया चुनाव हो चुका, चूंकि बच्चों वर्ष बीत गया है। तो अभी वहां पे चुनाव हुआ 13 मई 2023 को, और 13 मई 2023 को जो चुनाव हुआ उसमें सभी 224 सीटों पर एक साथ चुनाव कराए गए। तो 224 सीटों पर इलेक्शन हुआ बच्चों। और यहाँ कर्नाटक में आपको पता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुनाव जीत गई है और वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। बीजेपी की पहले गवर्नमेंट थी स्टूडेंट, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता आई है। कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया वहां पे मुख्यमंत्री हैं, तो आपने इसको जाना होगा। तो फिलहाल अब आप ये 2023 वाला याद रखिएगा। अगर ये प्रश्न आता है तो 224 सीट आप उत्तर दोगे। इससे सीखा क्या आपने कि जो आपका एग्जाम होने वाला है तो उस एग्जाम के आसपास, अपने आसपास देखिएगा कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। अब जैसे अगर आप 2025 में एग्जाम दोगे, अगर मगर क्या देना ही है, 2025 से कुछ एक पहले किन किन राज्यों में चुनाव हुए। अब थोड़ा सा आपने पीछे देखा होगा कि झारखंड राज्य में नया चुनाव हुआ है, तो उसको ध्यान रखना। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ बच्चों, वहां पे देखेंगे महाराष्ट्र में आपका चुनाव हो गया। इसके बाद में मध्य प्रदेश वाला तो पुराना हो ही चुका है आपका, मध्य प्रदेश का पुराना हो गया। छत्तीसगढ़ भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ भी देख लेते हैं बच्चों, छत्तीसगढ़ को थोड़ा देख लेते हैं। सबसे बड़े चुनाव के तौर पर दिल्ली का चुनाव देख लीजिएगा, दिल्ली का चुनाव हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, यानी जो भी आपके आसपास के स्टेट उनको देखेंगे। वहां पे ये देखेंगे विधानसभा में कितनी कुल सीटें हैं, वहां पे जो नए मुख्यमंत्री बने कौन है, इन राज्यों में राज्यपाल कौन है। तो आपके अपने एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल ही देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसा कोई प्रश्न आया तो। या इसी प्रकार से बच्चों, क्योंकि महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन है,
तो महाकुंभ, अब महाकुंभ के नाते आप समझिए उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री, संसदीय मंत्री, ऐसे जो तमाम क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं बच्चों। साथ ही साथ महाकुंभ मेला की जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, चाहे मौनी अमावस्या की तिथि हो, मकर संक्रांति की तिथि हो, या बीच में अन्य जो तमाम स्नान हैं उनकी तिथियां भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें महाकुंभ मेला में आओ चलें, महाकुंभ चलें, इस तरह सरकार ने टैगलाइन दे रखी है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए किसी दिन मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको महाकुंभ से जुड़ा हर वो प्रश्न आपको क्लियर कर दूंगा जहां से प्रश्न आने की संभावना है, प्रश्न आके रहेगा। महाकुंभ से सवाल आना है मतलब आना ही आना है, एक सवाल तो कोई रोक नहीं सकता। खैर आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, लिखा संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी बच्चों? जब का सवाल है, जब का सवाल है तब कितनी थी? 135.4 करोड़। लेकिन अब 2018 वाला डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है बोलो? अब 2018 का डेटा है, 25वां परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको ये आंकड़ा चाहिए 2024 का। क्या 2024 का डेटा चाहिए? और 2024 के डेटा के हिसाब से भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है। और बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित कर दिया कि दुनिया में भारत अब जनसंख्या में पहले नंबर पर है और चीन पहुंच गया है दूसरे नंबर पर। लेकिन बच्चों ये आधिकारिक डेटा अभी भारत ने नहीं जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ये अनुमानित आंकड़े हैं, उसके बेस पर अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन 2024 के हिसाब से जनसंख्या भारत की 145 करोड़ आकलित किया है किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या संभाग ने। तो आप इसको 145 करोड़ को याद रखें। ये सवाल देखिए बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया? तो बच्चों जब 2017 में चुना गया था तो द साइलेंस ब्रेकर को चुना गया था, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, अब आपको अपडेट चाहिए तो मैं अपडेट आपके लिए लेके आया हूं। उस उत्तर पे मत जाना, उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं बच्चों, हम 2024 की बात कर रहे हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। जल्दी से वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बताओ वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, कौन चुना गया? अभी जनवरी में उन्होंने शपथ ली है, जल्दी से आप लोग बता दो। डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। स्टूडेंट याद रखना वर्ष 2024 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप को ही चुना गया है। तो अब ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। ये स्टूडेंट है कि नीति आयोग द्वारा मार्च 2018 में जारी अभिलाषी जनपदों की जो सूची थी उसके हिसाब से पहला कौन था बच्चों? मेवात हरियाणा था बच्चों, मेवात हरियाणा। अगर हम आपके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है बच्चों? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक माना जाता है इसके डॉक्टर लालजी सिंह को। तो आपका होगा उत्तर डॉक्टर लालजी सिंह। अगला है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं स्टूडेंट? स्मृति स्तर ये तो होता है, विमर्शी अबोध स्तर होता है, तो कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा विभेदीकरण स्तर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ सब लोग पूरे जोश उत्साह के साथ। लिखा निम्नलिखित में से किसी मानव विकास सूची की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय बच्चों? तो ये है आपका महबूब उल हक को। ये कौन है बच्चों? ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री बच्चों। सबको सेशन मजा आ रहा है ना भाई? बहुत बढ़िया, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों तक। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री बच्चों और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने 1990 में दिया। अगला आपका है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मंडल आयोग या कोठारी आयोग? तो किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो कोठारी आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? कोठारी आयोग के। क्योंकि बच्चों जो कोठारी आयोग थे इसके जो अध्यक्ष थे उनका पूरा नाम आपको पता हो तो बता दो। उनका पूरा नाम है डॉक्टर
दौलत, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। इन्हीं को 60 में बच्चों डीएस कोठारी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर इसको कोठारी आयोग भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं बच्चों। लिखा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक यानी पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया बच्चों? तो अगस्टस काम्टे ने, टी.एल. मॉर्गन ने, टी.एस. कून ने या फिर E.H. कार ने? तो किसने किया है? तो टी.एस. कून ने किया, टी.एस. कून ने किया। ठीक है, टी.एस. कून ने किया। ये हो गया सबका। अब चलिए हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। टी.एस. कून के बाद नेक्स्ट है, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर होता है जो डॉट डॉट अंतरिम हो, निश्चित हो, जांची हुई हो, सर्वमान्य हो। तो कैसी हो? अंतरिम हो। ये अंतरिम ही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बच्चों? तो यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, हम क्लियर कर दें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 54 में? नहीं, इसका उत्तर हम लोग 53 कर देंगे। 1953, 1953 ईस्वी में बच्चों इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई थी। औपचारिक शुरुआत हो गई थी बच्चों। और बाकी आप जानते हो 1956 में इसको सांविधिक दर्जा मिल गया था। 1956 में इसको सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया यूजीसी। फिलहाल आपके प्रश्न का उत्तर होगा 1953, क्योंकि स्थापना कब हुई ये पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, किस देश ने हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की बच्चों? तो किसने प्रदान की थी? चीन? नहीं, सऊदी अरब ने। किसने किया था? सऊदी अरब ने। घटना थोड़ी पुरानी बच्चों, ये घटना कब की? 2017 की है, 2017 की बच्चों है। हालांकि ये कहाँ की घटना है? सऊदी अरब की है, उन्होंने नाम दिया सोफिया। तो उत्तर होगा आपका। हालांकि प्रश्न कभी भी पूछा जाने के लायक है, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था बच्चों ये। अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल का अगुवा कौन रहा है? तो ये है R.K. पचौरी, वंदना शिवा, माधव गाडगिल, प्रदीप कृष्णा। तो कौन थे बच्चों? माधव गाडगिल। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माधव गाडगिल। अगला क्वेश्चन करिएगा, जहां लिखा है ब्रितानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया? माय डियर स्टूडेंट, विलय सिद्धांत के तहत बताएं तो झांसी को लिया गया था, साथ ही साथ इसमें से उदयपुर को भी लिया था। तो आपके अपने प्रश्न का यहाँ से उत्तर हो जाएगा A एंड C। यहाँ आपके दोनों उत्तर हो जाएंगे A तथा C। तो A तथा C ये आपके उत्तर यहाँ हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन करिएगा, सूर्य से 7वां ग्रह कौन बच्चों? सूर्य से 7वां ग्रह कौन है? हम लोगों ने इसे पीछे कई दिन क्लास में डिस्कस किया। सूर्य से 7वां ग्रह के तौर पर किसको आप चुनेंगे? यूरेनस को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संपत्ति का अधिकार कैसा है? मुझे बताएं। संपत्ति का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है? हाँ या ना? ना। संवैधानिक अधिकार है? हाँ। सामाजिक अधिकार? ना। कानूनी अधिकार? हाँ। तो यानी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार B और D दोनों है, क्योंकि आप सबको पता है कि इसका जो उल्लेख कर दिया गया, पहले मूल अधिकार था, लेकिन आपको ये मालूम है 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा बच्चों जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है। और संविधान में उल्लेख होने के नाते बच्चों संवैधानिक अधिकार भी माना जाएगा। बाकी कानूनी अधिकार तो आपका है ही। फिलहाल इस विकल्प के हिसाब से आपको उत्तर दोनों देना ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। लिखा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वह की जाती है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है स्टूडेंट, ये अधिकतम अपने कार्यकाल पर 6 वर्ष रह सकता है या फिर इसकी उम्र 65 वर्ष होनी चाहिए। दोनों में से जो भी पहले होगा ये व्यक्ति उसी बेस पर क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है? श्रावस्ती में, बलरामपुर में, गाजियाबाद में, कानपुर। तो यहाँ जितने ऑप्शन दिए गए सबसे ज्यादा कहाँ की बच्चों? तो कानपुर की है, ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में अधिकतम योगदान देता है? बच्चों वर्तमान में भी आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा तमिलनाडु। क्या उत्तर होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास उपलब्ध बच्चों उसके हिसाब से क्या होगा? आपका मध्य प्रदेश होगा। आपका उत्तर यहां से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए भाई। सिंधु की सहायक नदियों में से कौन पाकिस्तान से होकर के नहीं जाती? रावी जाती है, हाँ। सतलज, हाँ। चेनाब, हाँ। तो ना कौन होगा? ब्यास। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ब्यास। क्या होगा भाई? ब्यास। ब्यास कहाँ निकलती है? हिमाचल के रोहतांग दर्रे से बच्चों इसका निकलना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में लौह अयस्क बृहत्तम उत्पादक राज्य है? तो अगर हम बृहत्तम उत्पादक राज्य के बारे में बात करेंगे तो यहां से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वह होगा ओडिशा। कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा होगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करिएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है? ये सवाल है। अगर गंगा के दाहिने तट के बारे में बात करेंगे तो पटना गंगा के दाहिने तट पर है, हाँ। तो आपका उत्तर नहीं होगा। हरिद्वार, हाँ। उत्तर नहीं होगा। वाराणसी बाएं तट पर है तो उत्तर हो जाएगा। कानपुर दाहिने पर नहीं होगा। तो जो वाराणसी वो गंगा के कौन से तट पर स्थित है? बाएं तट पर स्थित है। और ये कहते हैं कौन दाहिने तट पर स्थित नहीं है? तो प्रश्न का जो विकल्प दिया गया उसमें से बनारस आपका उत्तर हो जाएगा, वाराणसी। वेदों की ओर वापस लौटो, ये नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी दयानंद सरस्वती? बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया नारा। ये आपको पता है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। कहाँ की थी? तो बंबई में किया था बच्चों। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। सत्याग्रह प्रकाश नामक किताब की रचना की थी। तो सब कुछ स्वामी जी ने किया। अगला क्वेश्चन आपको करना है, गदर पार्टी के संस्थापक। बहुत फेमस क्वेश्चन बच्चों। गदर पार्टी के संस्थापक लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, मैडम भीकाजी कामा या फिर मदन लाल ढींगरा? किसको लेंगे आप लोग? लाला हरदयाल को। कब स्थापना किया? 1913 में। कहाँ किया? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ जी? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो लाला हरदयाल के साथ बच्चों अगले सवाल पर आ जाओ। और अगला क्वेश्चन प्यारा सा है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको सिद्धों और कानों से संबंधित होगा? किसको जोड़ेंगे? तो कोल विद्रोह आप लोग जोड़ोगे, संथाल विद्रोह को जोड़ोगे, खासी विद्रोह या भील विद्रोह? सिद्धू और कान्हो किससे जुड़े बच्चों? संथाल विद्रोह का। और इस संथाल विद्रोह कब आया? तो 1855 1855-56 के दौरान, 1855 से 56 के दौरान। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को आप लोग करिए। भारत की संसद में कौन शामिल? भारत की संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। एक तो भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहां से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों से मिलकर के भारत की संसद का निर्माण होता है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है? बच्चों यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद है वो आपका है 66। कमेंट बॉक्स में आप लोग वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति का नाम जल्दी से लिखिएगा कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। आज के सेशन का अंतिम सवाल ये आप लोगों के पास है, लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप सब जानते हैं लोकसभा में जो अधिकतम सीटें वर्तमान में हो सकती 550। क्यों? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन थे जिनको कि हटा दिया गया है। अब बच्चों आपके पास 550 से अधिकतम संख्या है, जिसमें अगर राज्यों की बात करें तो इनको मैक्सिमम 530 सीट यहाँ से चुनी जानी है। जो संघ शासित प्रदेश है जिनको हम यूटीज यूनियन टेरिटरीज लिख देते हैं, यहाँ से 20 सीटें चुने जाने का प्रावधान है। फिलहाल आपके अपने इस प्रश्न का उत्तर होगा कितना? 530, यानी विकल्प डी। बच्चों जल्दी से बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा, और फिर हम आपकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल।